मनु ने मनुस्मृति में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। लगभग सप्तांग सिद्धांत का वर्णन लगभग हर राजनीतिक विचारक, जो भारतीय राजनीतिक विचारक, उसके दर्शन में हमें मिलता है। हमें कौटिल्य के दर्शन में भी सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है। हमें शुक्र के दर्शन में भी, राजनीतिक दर्शन में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है। और महाभारत के भीष्म पर्व में भी सप्तांग सिद्धांत का विश्लेषण मिलता है। सप्तांग सिद्धांत का मत ये है कि राज्य के 4 अंग हैं और ये 7 अंग हैं, राज्य के 7 अंग हैं और वो 7 अंग परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। और ये सातों, इस शब्द के लिए, इस अंग शब्द के लिए मनुस्मृति में प्रकृति शब्द का उपयोग किया गया है कि राज्य की 7 प्रकृतियां हैं और ये प्रकृतियां परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये इतनी आवश्यक हैं कि एक के बिना दूसरे का संचालन संभव नहीं है। अब ये 7 प्रकृतियां क्या हैं? मनु कहते हैं सबसे पहली प्रकृति है स्वामी या राजा। स्वामी या राजा का अर्थ ये है कि राजा किसी भी राज्य की प्रशासनिक या राजनीतिक व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर है। वे नैतिक गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए, साथ ही प्रशासनिक दायित्वों को पूर्ण करने की क्षमता होनी चाहिए। तो राजा सप्तांग सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण और शीर्षस्थ अंग है या प्रकृति है। इसके बाद मंत्री आते हैं या अमात्य। मनु इस बात को कहते हैं कि राज्य का संचालन राजा को सिर्फ अपनी इच्छा या राय से ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके लिए मंत्रियों का एक समूह होना चाहिए जो राजा को समय समय पर आवश्यक बातों में के लिए सलाह या परामर्श देता रहे। लेकिन इन सभी मंत्रियों को निर्विवेक व विवेकशील होना चाहिए और बिना किसी भय पक्षपात के अपनी राय राजा को देने की क्षमता से युक्त होना चाहिए। तो मनु इस बात को कहते हैं कि राजा की राजनीतिक निर्णयों में सिर्फ राजा ही अंतिम रूप से या निरंकुश रूप से निर्णय ना ले, बल्कि समय समय पर वे मंत्रियों से परामर्श करता रहे ताकि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। इसके लिए मनु राजा से ये अपेक्षा करते हैं कि वह हर मंत्री से पृथक पृथक या पूरे मंत्री परिषद से सामूहिक रूप से बैठकें करके निर्णय ले, यानी एक संस्थागत नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया है मनु ने राजा पर कि वह सिर्फ निरंकुश ढंग से अपनी मनमानी करने के रूप में ही शासन व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन ना करे, वह बल्कि वे हर नीतिगत मामलों में या प्रशासनिक व्यवस्था के मामले में समय समय पर मंत्रियों से परामर्श करता रहे। और मंत्रियों का भी ये दायित्व है कि वे किसी बिना भय या पक्षपात के राजा को हमेशा सर्वोत्तम सलाह देते रहें। और तीसरी प्रकृति है राज्य के संदर्भ में, वो है पुर या दुर्ग। मनुस्मृति में ये बात कही गई है कि दुर्ग या किला सुरक्षित होना चाहिए और उसमें भरण पोषण की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए मनु कई तरह के दुर्गों की व्याख्या करते हैं, जिसमें जल दुर्ग है जो जल से गिरा है, गिरि दुर्ग है जो पहाड़ पे बना हुआ है, वृक्ष दुर्ग है जो वृक्ष से बना होता है। तो इस तरह मनुस्मृति में दुर्गों का उल्लेख या पुर का उल्लेख मिलता है। अब आता है अगली प्रकृति जिसे हम राज्य कहते हैं। राज्य की प्रकृति में राज्य शब्द थोड़ा भ्रामक हो सकता है, परंतु मनु ने इस शब्द का प्रयोग जनपद के अर्थ में किया है, जिसका अर्थ ये है कि राज्य की भूमि और उस पर निवास करने वाले व्यक्ति दोनों ही राज्य शब्द या जनपद शब्द में शामिल होते हैं, और ये भी राज्य की प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर तीसरा आता है और फिर पांचवा आता है कोश। कोश का अर्थ है कि
राजा की ट्रेजरी या कोष समुचित, कोई भी राज्य बिना पर्याप्त धन की व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन नहीं कर सकता, इसलिए समुचित कोष हर राज्य के पास होना चाहिए। इसके लिए उस समुचित कोष को जुटाने के लिए मनु राजा से यह अपेक्षा भी करता है कि वो समय समय पर न्याय संगत मार्ग के ढंग से प्रजाजनों पर कर लगाता है। छठा जो प्रकृति है, छठी प्रकृति, उसे दंड या सेना कहा गया। मनु ने कहा गया है कि राज्य की अपनी एक सेना होनी चाहिए जिसमें कई सेना के अंग की उल्लेख है, जैसे हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना, पदाति सेना। तो मनुस्मृति में दंड के रूप में सेना का उल्लेख किया गया है और ये भी राजा से अपेक्षा की गई है कि वह दंड के अवलंब को, दंड के जो साधन हैं उसका विवेक संगत रूप से ही इस्तेमाल करे, अपने मनमानी या निरंकुश रूप से दंड का उपयोग ना करें। अब मित्र, सातवीं जो प्रकृति मनुस्मृति में ये बात बताई गई है वो है मित्र, यानी ये इसका संबंध अंतर्राज्यीय संबंधों से है कि राज्य की बाकी 6 प्रकृतियां के साथ साथ राज्य के मित्र भी होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर मित्र नहीं होगा तो अंतर्राज्यीय जो संबंध हैं उनके मामलों में राज्य पर हमेशा सुरक्षा या बाहरी आक्रमण का भय बना रहेगा। इसलिए मित्र होना भी और राजा के लिए ये आवश्यक है कि वे दूसरे राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की निरंतर कोशिश करता है। अब ये 7 प्रकृतियां हैं और ये सातों प्रकृतियां राज्य के सावयव स्वरूप का चित्रण करती हैं, जिसका मतलब ये है कि राज्य एक जीवित शरीर है, जीवित शरीर की भांति है। उसके प्रत्येक अंग एक दूसरे पर निर्भर हैं और वे एक दूसरे के साथ मिलकर ही सुचारू रूप से राज्य का संचालन कर सकते हैं। इसलिए सावयव सिद्धांत के बारे में ये बात कही गई कि प्राचीन भारतीय मनीषियों को भी सावयव सिद्धांत का अच्छी तरह ज्ञान था। अब ये सवाल भी उठ सकता है कि प्रकृति, ये जो 7 प्रकृति है उसमें कौन सी प्रकृति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो मनु ये बात कहते हैं कि अगर हम क्रमबद्ध रूप से देखा जाए तो पहली प्रकृति अपनी दूसरी क्रम में आने वाली दूसरी प्रकृति की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह से ये प्रकृतियाँ क्रमिक रूप से एक दूसरे से महत्वपूर्ण होती चली जाएंगी की तुलना में कम महत्वपूर्ण होती चली जाएंगी। यानी राजा सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी तुलना में मंत्री उससे कम महत्वपूर्ण है, उसकी तुलना में पुर या दुर्ग उससे कम महत्वपूर्ण है। इसलिए ये प्रकृतियाँ सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के सहयोग से ही राज्य का संचालन होता है।